हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज पे होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे हमने 3 सेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं रिलेटेड टू एमसीक्यूज। वहाँ हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए और साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं जो कि रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमने लास्ट क्लास में जो सेशन अपलोड किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस कंसीडरेशन के डिस्कस किए थे। आज कंसीडरेशन टॉपिक का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन करेंगे। देन फ्री कंसेंट पे, रीज़न बीइंग अब हम लोग टॉपिक वाइज इसलिए चलेंगे क्योंकि ये तीनों टॉपिक ना स्पेशली कंसीडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्री कंसेंट, ये तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये जो हम एमसीक्यू सेशन अपलोड कर रहे हैं ना, ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द एक्सेप्शंस टू द रूल अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू आर। यहाँ सिंपली क्या बोला है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जैसे मान लो पी ने क्यू से लोन लिया बट साथ ही साथ पी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आर को सेल कर दी। तो देखो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हुआ पी क्यू के बीच में और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पी और आर के बीच में। आर और क्यू का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। अब पी ने आर से बोला कि आप मेरे बिहाफ पे क्यू को रीपेमेंट करते रहना क्योंकि हमने क्यू से लोन लिया है। क्लियर। बट यहाँ अगर देखो आर कौन है, ये स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पी और क्यू के बीच में ये जो लोनिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके लिए आर कौन है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कल को अगर मान लो आर ने क्यू को पेमेंट नहीं किया, आर फेल कर जाता है पे करना, तो क्या उस सिचुएशन में क्यू आर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्या उसको सू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर कौन है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन होता है ना तब आप केस फाइल कर सकते हो, बट यहाँ पे आप क्या हो, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप स्ट्रेंजर हो तब आप पे कोई केस फाइल नहीं कर सकता। बट और ये जो रूल है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पर आप केस फाइल नहीं कर सकते, इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर। अब देखो उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट पे केस फाइल हो सकता है, मतलब आर पे केस फाइल हो सकता है। क्लियर। सबसे पहला तो केस ट्रस्ट का है, फिर फैमिली सेटलमेंट का है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, अगर मान लो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स होंगे वो भी इसका एक्सेप्शन है, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल है, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। इन सातों केसेस में ये माना जाता है कि अगर आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तब भी आप पे केस फाइल हो सकता है। क्लियर। तो ये वाला टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। हमने जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन। देखो अभी हमने बताया कि अगर कंसीडरेशन के लिए कोई स्ट्रेंजर है तो फिर सूट फाइल किया जा सकता है। अब जैसे मान लो एक ओल्ड लेडी है ए, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को दे दी जो कि है बी, और बी को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसा है कि हमने भले अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दी बट ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सी की, दैट इज़ अपने अंकल की पूरी टेक केयर करोगे, उनको जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप उनको दोगे। तो यहाँ जब बी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने उनको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, उनको आपने इन्फॉर्म कर दिया कि उनकी आगे ड्यूटी क्या बनती है। क्लियर। अब अगर कल को सी को बी पैसा नहीं देता है ना तो सी क्या स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो स्ट्रेंजर नहीं है। सिंपली देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर कैसे नहीं है, क्योंकि जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना तो वहाँ पे सी को भी इंक्लूड किया गया, बट ये स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है। क्लियर। क्योंकि ना तो इनसे कुछ लिया गया, क्योंकि जो इनको बदले में मिल रहा है उसके बदले क्या ए ने सी से कुछ लिया है, चार्ज किया है? नहीं किया है। क्लियर। तो ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, बट स्टिल अगर सी को पैसा नहीं मिलेगा टाइम पे तो वो बी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, कैन फाइल अ सूट। नेक्स्ट, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट, अभी ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट, द inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given. Always, in all the cases,
when the parties complain when the promiser has not performed his promise. देखो सिंपली क्या होता है कि लेट से मेरे पास एक वॉच है 10,000 की और मेरे और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहां हमने उसको वो वॉच सेल की है 1,000 की, तो ठीक है ये कंसिडरेशन तो माना जाएगा, भले ही इनएडुकेट कंसिडरेशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाएगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया कि क्यों हमने अपने 10,000 का सामान किसी को 1,000 पे बेचा, डाउट क्रिएट हो गया। तो यहाँ ये हम लोग देखते हैं कि क्या मेरी कंसेंट फ्री है या नहीं। क्लियर, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट बाद में ये देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री है या नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वॉज फ्रीली गिवन। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ये पास्ट के लिए भी हो सकता है, प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज कॉल्ड न्यूडम पैक्टम। नेक्स्ट, which one of the following is a correct statement? A stranger to consideration contract sue. A stranger to consideration can file a suit. Consider the following statements. Consideration is a motive for any promise, a price for any promise, only moral obligation, something of value in the eyes of law. इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिंपली सेकेंड एंड फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब होता है कि प्रॉमिस के बदले कुछ ना कुछ प्राइस के फॉर्म में मिलेगा और जिसकी वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ भी हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 2 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, पास्ट कंसिडरेशन का मतलब सिंपली क्या होता है कि आपने पास्ट में कोई एक्ट परफॉर्म किया था जिसके लिए आपको पेमेंट आज मिल रही है। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो पी और क्यू दो पार्टी है, इसका पर्स कहीं खो गया और क्यू को ये पर्स मिला, क्यू ने पी को रिटर्न कर दिया। अब पी खुश होकर के क्यू को कहता है कि मैं आपको 1,000 का पेमेंट करेंगे, तो ये 1,000 क्या है? पास्ट कंसिडरेशन ही तो है, क्योंकि सर्विस तो क्यू ने पहले दे दी है। क्लियर, तो ऑप्शन देखते हैं, मनी रिसीव्ड इन द पास्ट विदाउट मेकिंग इवन अ प्रपोजल, द प्राइस विच इज मोर देन द प्रोमिसेस एक्सपेक्टेशन, अ पास्ट एक्ट डन बिफोर द प्रोमिस इज मेड। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनसेशन फॉर, कह रहा है एक अग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के है वो वॉइड है, बट किस केस में वॉइड नहीं माना जाएगा? वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आपने अपनी मर्जी से सर्विस दी है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया कि आपने मर्जी से उसका पर्स ढूंढा है, तो फिर इस केस में ना भले अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है बट उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। क्लियर, ये सेक्शन 25 का एक्सेप्शन है, क्योंकि सेक्शन 25 में यही बोला है कि एक अग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के होता है वो वॉइड होता है। बट अब सेक्शन 25 के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि जैसे अगर मान लो आपके मदर फादर ने या ग्रैंड मदर फादर ने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी है, विल में आपका नाम लिखा है, तो अब इस केस में क्या है? बदले में उनको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, बट स्टिल इसको क्या माना जाता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हाँ, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जो विल है वो रिटन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपने पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विस दी है, उसके लिए आज आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तो जिस टाइम ये सर्विस आपने दी, भले उस टाइम कोई कंसिडरेशन इंक्लूडेड नहीं था, बट स्टिल इस तरह के अग्रीमेंट को हम वैलिड मानते हैं। क्लियर, और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, देयर आर एक्सेप्शंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन इज करेक्ट? अभी हमने बताया कि एज पर सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस है। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, दूसरा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज है, तीसरा अगर आपने कोई टाइम बाद डेट पे किया है, जैसे अगर मान लो आपने ए से 10,000 का लोन लिया था और ए ने भी नहीं बोला और आपने भी उसको 3 साल तक पे नहीं किया, तो ये टाइम बाद डेट हो गया, अब आपसे कोई पे नहीं करा सकता। बट अगर बी चाहे तो खुद से ये प्रॉमिस कर सकता है कि चलो हम इसका पेमेंट आपको करेंगे, तो ये भी एक्सेप्शन है। भले बदले में उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, बट स्टिल इसको क्या माना जाता है? वैलिड अग्रीमेंट। इसके अलावा एजेंसी, कंप्लीटेड गिफ्ट, बेलमेंट, चैरिटी, ये सारी भी क्या मानी जाएंगी? वैलिड अग्रीमेंट। ऑप्शन देखते हैं, प्रॉमिस टू पे डिस्प्यूटेड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट विच इज राइटिंग एंड साइन। तो नो डाउट जब आप टाइम बार्ड डेट पे करते हो ना, तो आपको उसको रिटन फॉर्म में, साइन फॉर्म में देना होता है कि आप उसको पे करोगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन? Consideration must be educate, real, past, present or future, must move at the desire of promiser. ये तीनों तो सही है, बट educate हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ineducate होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट,
Which one of the following statement about the doctrine of privacy is correct? Only a party to the contract can sue. A stranger to contract cannot sue. A contract is enforceable by a stranger. करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी अभी हमने बताया कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सू नहीं कर सकते, सिर्फ जो पार्टी है वो सू कर सकती है. करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब जिनके बीच में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर विच द प्राइस ऑफ द अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू इज इन्फोर्सेबल. ये डेफिनेशन कंसिडरेशन की किसने दी थी? बाय पोलक. नेक्स्ट, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing something, such act or absistence or promise is called consideration. क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक प्रॉमिस किया कि आप एक एक्ट करोगे. अगर आप ये प्रॉमिस करो कि आप एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं करोगे तो भी उसको क्या माना जाता है? कंसिडरेशन. नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, ये हमेशा वॉइड होता है एज पर सेक्शन 25, बट एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. नेक्स्ट, इन इंडिया पर्सन हु इज अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन सू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इज अ पार्टी. वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे तब भी सू कर सकता है जब वो पार्टी का पार्ट हो. और यहाँ देखो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बोला है. नेक्स्ट, when one of the parties to the contract has performed its part of the promise which constitutes a consideration for the promise by the other side, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. नेक्स्ट, which of the following statement regarding past consideration is incorrect? It is done before making the agreement, ये सही है. A past consideration is valid, ये भी सही है. It is done with the making of the contract. No, अगर past consideration की बात करें तो जैसा अभी हमने बताया कि आप किसी का पर्स ढूंढ करके ला रहे हो, उसको दे रहे हो, तो यहाँ पे तो पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बाद में हुआ कि उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पेमेंट करेंगे. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, past consideration means consideration is provided prior to the making of the contract. Next, an executed consideration is an act of mutual exchange of promises. Executed consideration मतलब क्या है? Mutual exchange of promises. An executory consideration is a consideration promised by the executive of a company, a promise yet to be performed by both the parties. Liabilities outstanding on both the sides. Correct answer क्या होगा? B and C. Executory मतलब जहाँ दोनों ने ही परफॉर्म ना किया हो. Next, in Indian law, consideration must have been done at the desire of the promiser. If it is done at the instance of a third party without the desire of the promiser, तो उसको हम consideration ही नहीं मानते. Next, P renders some service to D at D's desire. After a month, D promises to compensate B for the services rendered to him. तो ये क्या है? Past consideration है. Where consideration is illegal or physically impossible, uncertain or ambiguous, it shall not be ट्रांसफरेबल बाय लॉ, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अगर वो इलीगल है तो वो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कभी नहीं होगी. विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर्स दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड? सेक्शन 25. अ प्रॉमिस नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ न्यूडम पैक्टम. अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट मस्ट बी, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? रिटन एंड साइंड. वैसे ही अगर आपको कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है विल के थ्रू, तो वो भी रिटन एंड साइंड होनी चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये सही है. परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन इज नो कंसिडरेशन. फोरबियरेंस टू सू इज गुड अ कंसिडरेशन. अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर ऑलवेज वॉइड. नो, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. नेक्स्ट, a promise to pay a time barred debt is enforceable if some conditions are fulfilled. तो which of the following conditions is not required? It must be signed होना चाहिए, definite express होना चाहिए, writing होना चाहिए, but registered के लिए कहीं कुछ mention नहीं किया है. And आज का last question, a man cannot acquire rights under a contract to which he is not a party. Which one of the following is not an exception to this rule? Beneficiaries under trust, फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट ऑफ राइट्स, ये सब तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस हैं, बट गिफ्ट नहीं है. गिफ्ट बेसिकली किसका एक्सेप्शंस है? अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का, एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1. क्लियर? तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड टू कंसिडरेशन, और हमने बताया कि कंसिडरेशन के लिए हमने थर्ड सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए थे. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पे. तो इस तरीके से ना आप लोग टॉपिक पूरा एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज कवर करोगे तो बहुत ही ईजिली आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा. अगर आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो.
अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।